देखो आगे लिख रहा है, डॉक्टर रामचंद्र और लक्ष्मण स्वरूप के अनुसार हड़प्पा सभ्यता और ऋग्वैदिक आर्यों का केंद्र सप्त सैंधव प्रदेश था। अतः हड़प्पा सभ्यता के निर्माता आर्य थे, किंतु आधुनिक इतिहासकार इससे असहमत है, क्योंकि हड़प्पा और आर्य सभ्यता में अनेक अंतर हैं और वो अंतर मैं आपको बता चुका हूं। अभी पिछली स्लाइड के ऊपर आप देख सकते हैं, लास्ट स्लाइड में मैं बता चुका हूं ये किन के अंतर हैं। ये हड़प्पा और आर्य सभ्यता के क्या है, भेद है, अंतर है। समझ गए क्या? कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अब ढंग से समझना, यानी ये भी कैंसल, ये भी कैंसल। अब कौन सा बचा है? अब दो बचे हैं, ढंग से समझना। कुछ लोग कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के जो निर्माता थे ना, वो निर्माता द्रविड़ लोग थे। अच्छा, पहले ये समझो कि द्रविड़ क्या है, ढंग से समझना। ये समझो कि द्रविड़ क्या है। इधर देखो, इधर देखो, खुल जा। यहां देखो, द्रविड़ क्या होते हैं, ध्यान रखना। दक्षिण भारत के जो लोग हैं, ये जो दक्षिण भारत के जो लोग हैं ना, दक्षिण भारत के लोग, दक्षिण भारत के जो लोग हैं, वो दक्षिण भारत के लोग स्वयं को द्रविड़ मानते हैं। क्या मानते हैं? द्रविड़ मानते हैं। वो कहते हैं, वो खुद कहते हैं अपने आप को कि हम कौन हैं? हम द्रविड़ लोग हैं। हम कौन हैं? हम द्रविड़ लोग हैं। क्यों कहते हैं ये अपने आप को द्रविड़? ये इसलिए द्रविड़ कहते हैं कि लगभग 1000 ईसा पूर्व में, लगभग 1000 ईसा पूर्व में यहां पर एक सभ्यता का जन्म हुआ था। दक्षिण भारत में एक सभ्यता का जन्म हुआ था और उस सभ्यता को द्रविड़ सभ्यता कहा गया था। कौन सी सभ्यता कहा गया था? द्रविड़ सभ्यता कहा गया था। इसीलिए आज भी दक्षिण भारत के लोग स्वयं को द्रविड़ कहते हैं। ठीक है ना? स्वयं को क्या कहते हैं? द्रविड़ कहते हैं। अब तुम ढंग से समझना, इन लोगों का ये कहने के पीछे आधार क्या है। प्रश्न ये उठता है कि तीन लोग हैं, दो लोग हैं। एक का नाम तो है राखल, एक का नाम तो है राखल दास बनर्जी। नाम सुना है क्या? राखल दास। कौन? बनर्जी। और एक व्यक्ति है जिसका नाम है सुनीत कुमार चटर्जी। ये दो लोग हैं जो ये कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग कौन थे? द्रविड़ थे। किस आधार पे कहते हैं? इसका आधार समझना, ध्यान रखना। दक्षिण भारत के जो लोग हैं ना, दक्षिण भारत के जो लोग हैं ना, वो दक्षिण भारत के लोग जिस प्रजाति के हैं उस प्रजाति को कहते हैं भूमध्य सागरीय प्रजाति। कौन सी प्रजाति है? भूमध्य सागरीय प्रजाति। ये जो दक्षिण भारत के लोग हैं ना, साउथ इंडिया के जितने भी लोग हैं ना, ये कौन सी प्रजाति के लोग हैं? ये भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोग हैं। और आपको मैं बता भी चुका था 2 दिन, कल आज भी बता चुका हूं कि हड़प्पा सभ्यता में, अभी बताया मैंने कि हड़प्पा सभ्यता में अधिकतर जो लोग थे, वो अधिकतर लोग क्या थे? भूमध्य सागरीय ही थे। भूमध्य सागरीय ही थे। यहां भी भूमध्य सागरीय लोग और यहां भी भूमध्य सागरीय लोग, दोनों में किसकी समानता है? प्रजातीय समानता है। कौन सी समानता है? प्रजातीय समानता है। अब ढंग से समझना,
अब ये सुनीत कुमार चटर्जी और राखलदास बनर्जी जो है ना, ये कहानी बनाते हैं, एक स्टोरी तय करते हैं, स्टोरी बनाते हैं। क्या स्टोरी बनाते हैं? ये कहते हैं कि इधर से जब आर्यों के आक्रमण हुए, किन के आक्रमण? जब इधर से आर्य आक्रमण हुए, तो आर्य जो लोग थे वो बहुत ही लड़ाकू लोग थे, घोड़े का प्रयोग करते थे और अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करना जानते थे, लड़ाकू प्रवृत्ति के लोग थे। जब ये आर्य लोग हड़प्पा सभ्यता के इलाके में पहुंचे, आर्य लोग जब हड़प्पा सभ्यता के इलाके में पहुंचे, तो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो इन आर्यों की टक्कर झेल ही नहीं पाए। आर्यों से कहां टक्कर लेते? कहां ये व्यापारी लोग और कहां ये लड़ाके। व्यापारी कैसे टक्कर लेगा? इसलिए जब ये आक्रमण हुआ तब यहां के जो लोग थे वो समुद्री मार्ग से कहां पर आ गए? दक्षिण भारत में आ गए। और यहां पर आके इन्होंने एक नई सभ्यता, 1000 ईसा पूर्व के आसपास एक नई सभ्यता का निर्माण किया, एक नई सभ्यता का निर्माण किया। और उस सभ्यता को कहते हैं द्रविड़ सभ्यता। क्या कहते हैं? द्रविड़ सभ्यता कहते हैं। समझ में आ रही बात आपको? ये कहानी बनाई किन्होंने? राखलदास बनर्जी और सुनीत कुमार चटर्जी, इन दो विद्वानों ने। लेकिन ध्यान रखना, आधुनिक इतिहासकार इसे स्वीकार नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते इस सिद्धांत को स्वीकार? इसलिए नहीं करते कि देखो भाई, पहली बात तो यह है कि आर्य भारत में आए थे, 1500 ईसा पूर्व में। कब आए थे? 1500 ईसा पूर्व में आर्य भारत में आए थे। जबकि इस हड़प्पा सभ्यता का जो पतन है, ये पतन 1700 ईसा पूर्व में ही हो गया था। पतन कब हो गया था? 1700 ईसा पूर्व में ही सलट गई थी सभ्यता। तो ईसा पूर्व में बड़ी संख्या वाली घटना पहले होती है और छोटी संख्या वाली घटना बाद में होती है। तो बड़ी संख्या कौन सी है? 1700 ईसा पूर्व। 1700 ईसा पूर्व में तो हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया था, और 1500 ईसा पूर्व यानी 200 साल बाद में आर्य भारत में आए थे। तो इसका मतलब क्यों फालतू में इन आर्यों के सिर पर ठीकरा फोड़ रहे हो? किसको खत्म करने का क्यों श्रेय दे रहे हो? हड़प्पा सभ्यता के पतन का श्रेय क्यों दे रहे हो आर्यों को? जबकि दोनों के बीच में इनके आने में और इनके जाने में 200 साल का अंतर है। दूसरी बात, ऐसी किसी भी कथा के साक्ष्य न तो ऋग्वेद में मिलते हैं न किसी और तरीके से मिलते हैं। और तीसरी बात, अगर इन्हीं भूमध्य सागरीय लोगों ने दक्षिण भारत में द्रविड़ सभ्यता का निर्माण किया था, तो दोनों में समानता होनी चाहिए ना यार। लेकिन दोनों में बहुत बड़ी बड़ी असमानता है। सबसे बड़ी असमानता तो ये है कि ये नगरीय सभ्यता थी और ये ग्रामीण सभ्यता थी। ये नगरीय थी और ये ग्रामीण थी, पहली असमानता। दूसरी असमानता, इनकी लिपि और इनकी लिपि बिल्कुल अलग अलग है। तीसरी असमानता, इन लोगों के यहां पर अंतिम संस्कार करने की विधि अलग थी। साधारण दफना दिया जाता था, जबकि ये लोग जब अपने लोगों को दफनाते थे ना, तो उनके ऊपर बड़े बड़े पत्थर लगा देते थे, बहुत बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग कर देते थे, ढक देते थे, छतरियां बना देते थे चट्टानों की, जिन्हें महासमाधि कहा जाता था। क्या कहा जाता था? महासमाधि कहा जाता था। तो इन दोनों के बीच में तो बहुत सारे अंतर है। दूसरा, गैप भी तो देखो यार, ये 1000 ईसा पूर्व में बनी थी और ये 1700 ईसा पूर्व में खत्म हो गई थी। तो 700 साल बाद में ये सभ्यता बनी है यार। हड़प्पा सभ्यता के पतन के 700 साल ये सब बाद ये सभ्यता, दक्षिण भारत की सभ्यता बनी थी। इसलिए सुनीत कुमार चटर्जी और राखलदास बनर्जी की ये सारी की सारी जो थ्योरी है, इसे वर्तमान में कोई भी इतिहासकार स्वीकार नहीं करता है। समझ में आ गई क्या बात आपको? कोई प्रॉब्लम? इसका मतलब ये विचारधारा कौन सी थी? इसका मतलब
ये विचारधारा भी स्वीकार्य नहीं की जाती आधुनिक इतिहासकारों के द्वारा। समझ में आ गया? ये विचारधारा भी स्वीकार नहीं करते। अब आखिरी विचारधारा बची हुई है, कौन सी? क्रमिक विकास की अवधारणा। ढंग से समझना, क्रमिक विकास की अवधारणा की बात कर रहे हैं। ये बात बहुत सारे आधुनिक इतिहासकार करते हैं, जैसे अमलानंद घोष, जैसे रोमिला थापर, जैसे फेयर सर्विस, जैसे एक पाकिस्तानी है रफीक मुगल, ये आधुनिक इतिहासकार हैं। ये सभी आधुनिक इतिहासकार क्रमिक विकास की अवधारणा को स्वीकार करते हैं। किसे कहते हैं क्रमिक विकास? तो अब ढंग से समझना, किसे कहते हैं क्रमिक विकास? ये लोग कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का निर्माण जो है वो इसी क्षेत्र के, कौन से क्षेत्र के? अब ढंग से समझना, ये कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का जो निर्माण है ना, वो यहीं के लोकल लोगों के द्वारा किया गया था। यहीं के जो लोकल निवासी थे ना, मूल निवासी, इन लोकल निवासियों के द्वारा ही हड़प्पा सभ्यता का निर्माण किया गया था। तो ढंग से समझना, बात को समझ लो। यहीं के लोकल लोगों ने क्या किया था? हड़प्पा सभ्यता का क्या किया था? निर्माण किया था। यहीं के लोगों ने हड़प्पा सभ्यता का निर्माण किया था। समझ में आ रही बात आपको? परंतु सभ्यताओं का निर्माण जो होता है ना, सभ्यताओं का निर्माण कोई एक झटके में नहीं हो जाता है कि स्विच दबाया और सभ्यताएं बन गई, और स्विच ऑफ किया और सभ्यताएं घट गई, समाप्त हो गई। ऐसा होता है क्या? अरे नगर कोई ऐसे बन जाते हैं क्या? नगर जो है वो बहुत लंबी प्रक्रिया होती है। तो समझो ढंग से, ये कहते हैं कि ये जो सीधे ही नगर नहीं बने हैं, ये सभ्यताएं पहले ये पूरे के पूरे इलाके में, ढंग से समझना, इस पूरे के पूरे इलाके के अंदर पहले बहुत सारे क्या थे? गांव हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे? गांव हुआ करते थे। और गांव में क्या होती है? गांव में तो खेती होती है। गांव में क्या होती है? खेती होती है। तो इन लोगों ने सबसे पहले, ये लोग कृषि का कार्य करते थे। किसका कार्य करते थे? कृषि का कार्य करते थे। शुरुआत में इन लोगों ने क्या करना शुरू किया? खेती करना शुरू करा। गांव के जो लोग थे जिन्होंने खेती करना शुरू किया, धीरे धीरे क्या हुआ? कृषि का विस्तार हुआ। कृषि का क्या हुआ? कृषि का विस्तार हुआ और आवश्यकता से अधिक अनाज पैदा होने लगा। क्या होने लगा? अनाज का आधिक्य होने लगा। अनाज का आधिक्य होने लगा, अर्थात आवश्यकता से अधिक क्या पैदा होने लगा? अनाज पैदा होने लगा। आवश्यकता से अधिक अनाज पैदा होने लगा। अब तुम खुद ही सोचो कि जब ये लोग, आपको 100 किलो अनाज की जरूरत है और आपके 500 किलो अनाज पैदा हो जाए, तो बताओ तुम क्या करोगे? बाकी के बचे अनाज का तुम करोगे क्या? तुम्हें जरूरत है 100 किलो के अनाज की और तुम्हारे पैदा हो गया 500 किलो अनाज, तो बताओ क्या करोगे तुम? क्या करोगे? अरे बेचोगे यार। और बेचने को ही क्या कहते हैं? बेचने को ही तो व्यापार कहते हैं। अर्थात जब फसल की अधिकता होती है तब नए धंधे शुरू हो जाते हैं, काम धंधे।
और नए काम धंधों में कौन सा काम धंधा? व्यापार, उद्योग, ऐसे नए काम धंधे शुरू हो जाते हैं। समझ में आ रही बात? तो फिर ये गांव जो थे, ये गांव जो है, ये गांव ये धीरे धीरे क्या बनने लगे? कस्बे बनने लगे। क्या बनने लगे? कस्बे बनने लगे। हाँ, बेच दोगे वो पता है मुझे। कस्बे बनने लगे। और धीरे धीरे क्या हुआ कि इन कस्बों में व्यापार वाणिज्य तो अधिक हो गया, उद्योग धंधे तो अधिक हो गए, और धीरे धीरे इतने ज्यादा उद्योग धंधे और व्यापार होने लगे कि कृषि करने वाले जो लोग थे ना, वो यहां से आउट हो गए। कृषि करने वाले लोग धीरे धीरे उस क्षेत्र को छोड़ने लग गए। समझ में आ रही बात आपको? यानी धीरे धीरे व्यापार वाणिज्य और उद्योग धंधों का विकास होने लगा। और जब व्यापार वाणिज्य और उद्योग धंधों का विकास हो गया ना, तो यही कस्बे किस में कन्वर्ट हो गए? नगरों में कन्वर्ट हो गए। किस में कन्वर्ट हो गए? नगर में कन्वर्ट हो गए। जैसे देखिए आज से 30-40 साल पहले, 30-40 साल पहले जो दौसा नगर था ना, हमारे पास में ही जयपुर के, जो दौसा नगर था, जो आज नगर है, वो कोई जमाने में गांव हुआ करता था। 30-40 साल पहले क्या था? गांव था। वहां पर अधिकतर लोग बाग कृषि का कार्य करते थे, पशुपालन का कार्य करते थे। धीरे धीरे वहां पर क्या हुआ कि जब फसल की अधिकता होने लगी तो और व्यापार वाणिज्य उद्योग धंधे शुरू हुए, तो धीरे धीरे जहां पर कृषि और व्यापार वाणिज्य दोनों होते हैं, तो वो दौसा गांव से क्या बन गया? कस्बा बन गया। और धीरे धीरे कस्बों का विकास होने लगा। तो जो व्यापार वाणिज्य का और ज्यादा विकास होने लगा, तो वहां पर खेती करने वाले जो लोग थे ना, वो दौसा को छोड़ छोड़कर आउटर इलाकों में चले गए। और वो जो पूरा का पूरा दौसा है, वो दौसा शुद्ध रूप से कृषि, व्यापार, वाणिज्य, उद्योग धंधों, ये लोग वहां पर रह गए। तो अब आज वो क्या बन गया? नगर बन गया। इंडिया में जितने भी नगर बने ना, एक दो को छोड़ देना, एक तो हमारा जयपुर ही है मान लीजिए, जो डायरेक्ट नगर बना है। चंडीगढ़ डायरेक्ट नगर बना है, जमशेदपुर डायरेक्ट नगर बना है। बाकी सब जो नगर हैं वो पहले कोई जमाने में गांव हुआ करते थे। जैसे दिल्ली का नाम का एक गांव था। बंबई, हाँ बिल्कुल, दिल्ली का गांव था। मुंबई एक छोटा सा गांव हुआ करता था, जहां पर मुंबा माता का मंदिर था, इसीलिए उस गांव को मुंबा गांव कहा जाता था। जिसे आज हम चेन्नई कहते हैं, वो एक छोटा सा गांव हुआ करता था। जिसे हम कलकत्ता कहते हैं, वो कलकत्ता 2-3-4 गांव की जमीन थी, 2-3-4 गांव थे। धीरे धीरे कस्बे बने, कस्बे से क्या बन गए? शहर बन गए। समझ में आ गया? इसी को कहते हैं क्रमिक विकास। और सबसे ज्यादा इतिहासकार, आधुनिक इतिहासकार इसी मत को स्वीकार करते हैं। समझ में आ गया? तो अब एक बार जरा सा इस चीज को समझ लो तुम। इसको तुम, जो मैंने लिखवाया है, जो मैंने समझाया है, इसको तुम समझ भी लो। यहां से बात करते हैं अपन। यहां तक तो हमने ये चीज नहीं पढ़ी थी, ये लिख लो। राखलदास बनर्जी और सुनीत कुमार चटर्जी हड़प्पा सभ्यता के जनक द्रविड़ों को मानते हैं। इनके अनुसार हड़प्पा और द्रविड़ सभ्यता के लोग भूमध्य सागरीय थे। दोनों ही कैसे थे? भूमध्य सागरीय थे। इसलिए दोनों की समानता के कारण, प्रजातीय समानता के कारण, ये इतिहासकार क्या मानते हैं कि मेसोपोटामिया द्रविड़ों ने बसाई थी, भूमध्य सागरीय लोगों ने बसाई थी। हड़प्पा सभ्यता भूमध्य सागरीय लोगों ने बसाई थी, ठीक है ना। किंतु द्रविड़ सभ्यता के लोग ग्रामीण थे। दोनों सभ्यताओं में लिपि भी असमान थी। इसीलिए आधुनिक इतिहासकार इस मत को क्या करते हैं? अस्वीकार करते हैं। क्रमिक विकास की अवधारणा आधुनिक इतिहासकार जैसे फेयर सर्विस, रोमिला थापर, डीपी अग्रवाल, रफीक मुगल आदि जो इतिहासकार हैं, इस मत को स्वीकार करते हैं। इनके अनुसार
हड़प्पा सभ्यता के निर्माण से पूर्व यहाँ ग्रामीण कृषक बस्तियां थी जिनका मुख्य व्यवसाय कृषि था। धीरे धीरे कृषि आवश्यकता से अधिक होने लगी, जिससे अन्य उद्योग धंधे, व्यापार, वाणिज्य आदि का विकास हुआ, जिसे क्रमिक रूप से गांव पहले कस्बों में और बाद में नगरों में परिवर्तित हो गए। इसी को क्या कहा जाता है? इसी को क्रमिक विकास की अवधारणा कहा जाता है। समझ में आ गया क्या दोस्तों? कोई प्रॉब्लम? तो दोस्तों आज की क्लास यहीं संपन्न होती है।